तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस का। बायोलॉजी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है चैप्टर का लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लोग यही जानना ज़रूरी होता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि एक बेसिक फंक्शन, यानी कि जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब एक बेसिक फंक्शंस हैं जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और क्यों होते हैं? ताकि वो हमारे लाइफ को मेंटेन और सस्टेन कर सकें। मेंटेन सस्टेन से क्या मतलब है? यानी कि तुम इन सब जो बेसिक फंक्शन है, अगर वो तुम्हारे अंदर परफॉर्म नहीं करेगा तो तुम लाइफ परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। यू आर जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्स क्या क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस। तो फर्स्टली इज़ न्यूट्रिशन, यानी कि खाने को लेना और उसको यूटिलाइज़ करना। ठीक है। सेकेंडली रिस्पायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड मटेरियल को और फूड, इस सब चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसका, वो है। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी कि अपने रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। अब देखो, तो लाइफ प्रोसेस समझ गए कि लाइफ प्रोसेस के बिना कोई भी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता है, और जो बेसिक फंक्शन होते हैं जो लिविंग ऑर्गन में परफॉर्म्ड होते हैं वो चाहिए होते हैं हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि खाते हैं, और उससे एनर्जी को गेन करते हैं। सुने हो ना? अगर तुम खाना खाओगे ही नहीं तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगा नहीं, तुम एकदम मतलब सुस्त हो जाओगे, और फिर तुम्हारा ग्रोथ भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, तुम्हारा टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाएगा, और बॉडी में जितने मेंटेनेंस होते हैं वो सब नहीं हो पाएंगे, लैक हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक रेगुलरली एंड टाइम टू टाइम करते रहे। क्यों करना है? क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ ए लाइफ प्रोसेस। अगर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो लाइफ प्रोसेस विल बी नॉट डन। ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एटसेट्रा। ठीक है। अब देखो व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसको अपने सेल्स में इनरोल कर देते हैं। देन उस सेल में वो एनर्जी को रिलीज़ करता है बाय बर्निंग फूड, जो भी फूड मटेरियल को तुमने इनटेक किया था उसको बर्न करके। ठीक है। बर्न करके यहाँ पे जलाने का मतलब नहीं है, यहाँ पे बर्न करना यानी कि उस खाने को तोड़ना, यानी कि ये क्या कहते हैं, अभी बताते हैं, शॉर्टेज सिंपल ग्लोब्यूल्स में उसको तोड़ना, यहाँ पे ये मतलब निकलता है। ठीक है। रेस्पायरेशन समझ गए। ठीक है। अब देखो क्या यहाँ से टॉपिक आ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। आखिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? भैया टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन था, आपने पढ़ाया था। नहीं, अभी रुको, यहाँ पे अलग ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जस्ट लाइक वाटर न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हो गए, जैसे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, जो कि हर तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को मिलना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्सक्रीशन समझ में आता है कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो जो तुमने खाया, अब उसमें से कुछ ना कुछ हार्मफुल वेस्ट भी निकलते हैं। ठीक है। सॉरी। तो वहाँ से हार्मफुल वेस्ट जो निकलते हैं तो तुमको उसको अपने बॉडी से निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा वो तुम्हारे बॉडी से तो तुम बीमार हो सकते हो, तुम्हारे अंदर अनेकों तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। इसी को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? तो द बायोलॉजिकली प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है। अब देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि किस तरह के न्यूट्रिशन होता है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली इज ऑटोट्रॉप, सेकेंडली इज हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है। अब भैया ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप क्या होता है, तो चलो बारी बारी से समझते हैं कि ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप क्या होता है। तो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड। हाँ, सब जानते हो, हम लोग 7-8 क्लास से जानते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कह दिया गया है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो प्रोड्यूस देयर फूड किसके द्वारा करेगा? सनलाइट के द्वारा करेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
एंड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सन। बहुत बढ़िया। तो इसका डेफिनेशन तुम कैसे बनाओगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? अगर तुमको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, तुम दूसरा भी बना सकते हो। देखो क्या बना सकते हो कि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर अर्न फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल आंसर, ठीक है। चलो अब जानते हैं हम लोग कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं, आओ। तो यहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक निकल कर आता है जो कि है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बस वही चीज़ हो जाएगा, बस यहाँ पे तुमको अपने से प्रिपेयर नहीं करता है फूड को, ठीक है, ये अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो वही चीज़ लिखा है कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। यानी कि हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम लोग ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये सब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग दूसरे पे निर्भर है खाना के लिए, हम लोग प्लांट्स पे निर्भर है, ठीक है, समझ गए। नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज पे डिपेंड है, यानी कि क्या नॉन वेज आइटम्स जो भी है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आता है टॉपिक। फोटोसिंथेसिस तो जानते हो क्या होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा हम लोग को जानना है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, और किसके द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के द्वारा, और सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मेनली तुमको यहाँ पे 4 टर्म याद करना है। एक तो वो फूड बना रहा है, किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा। दूसरा क्या याद रखोगे, तो सनलाइट एनर्जी को यूज़ करके बना रहा है। तीसरा क्या रखोगे कि तो वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बना रहा है उसको, और तुमको उसका रिएक्शन याद करना होगा। बस सिंपल 4 यही मेन थे, और ये तुम याद करोगे तो तुमको एग्जाम में फुल नंबर आ जाएगा फोटोसिंथेसिस अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो वही लिखा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, याद रखो ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसको ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि फूड नहीं, फोटोसिंथेसिस यानी कि तुमको ये सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि बच्चे को भी पता है, बस तुमको इसको बैलेंस करके लिखना रहता है एग्जाम में। 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूजिंग सनलाइट एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट ब्रेक्स डाउन इनटू C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है। अगर एकदम मतलब मैं सबसे लोअर लेवल में तुम लोग को अगर इसमें समझाऊँ तो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर का 12 मॉलिक्यूल्स है, सनलाइट क्लोरोफिल हो गया, और C6H12O6 यानी कि एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज जो हम लोग को चाहिए फूड प्रोडक्ट, ठीक है। ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स है और हाइड्रोजन का 6 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन निकल कर आते हैं, ठीक है, 3 नहीं 4 तरह के भी क्वेश्चन निकल जाते हैं। वैसे बेसिकली अभी 3 ही तुम लोग को इस क्लास में आएगा, तो 3 क्वेश्चन आ जाएगा कि तुमको रॉ मटेरियल क्या हो गया फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से चीज़ को लिए थे, तो पहला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, वाटर लिए थे, और क्या, और यहाँ से मिनरल्स लिए थे। मिनरल्स को नहीं मतलब एक ऐसे होता है कि हाइड्रोजन के साथ तुमको मिलता है ये मिनरल्स, इसलिए लिखा जाता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। अब इंड प्रोडक्ट यानी कि तुमको जो चाहिए था, क्या चाहिए था तुमको, हमको स्टार्च यानी कि मेरे को ग्लूकोज चाहिए था। ग्लूकोज तुम लोग को मिला, तो यहीं पे तुम स्टार्च या ग्लूकोज लिख सकते हो। बेसिकली तुम स्टार्च लिखोगे तो तुमको एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बाय प्रोडक्ट यानी कि तुमको जो नहीं चाहिए था उसके अलावा तुमको क्या मिल गया, तो मेरे को मिल गया ऑक्सीजन, ठीक है, मेरे को मिल गया क्या, ऑक्सीजन। भैया हाइड्रोजन क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन डाला था, देखो हाइड्रोजन मैंने डाला था इसलिए मुझे हाइड्रोजन वहाँ पे भी मिला, लेकिन 6 मॉलिक्यूल्स कम मिला, ठीक है, क्योंकि वो यूटिलाइज हुआ है। और तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था इसलिए ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट में हम लोग को मिल गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से निकल कर आता है कि स्टोमाटा क्या होता है। हाँ, स्टोमाटा का तो नाम सुने हैं भैया हम, ठीक है। तो स्टोमाटा एक टाइनी पोर्स होता है, यानी कि बहुत छोटे छोटे छेद
होते हैं तुम्हारे लीव्स यानी कि पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, ठीक है। और अब देखो क्वेश्चन आता है कि स्टोमाटा, तो तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट इज स्टोमाटा एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो स्टोमाटा क्या काम करता है, तो एक टीनी पोर्स है, तो टीनी पोर्सन है कुछ एक्सचेंज करेगा अपने पोर्स में से। तो क्या एक्सचेंज करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और क्या करता है, तो और दूसरा काम इसका होता है ट्रांसपीरेशन का, यानी कि अपने अंदर से वाटर को वो छोड़ता है, लॉस ऑफ वाटर। तभी ना वहाँ पे देखे थे 6H2O निकला था, तो वाटर को वो छोड़ता है। टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू वो होता है, ठीक है। तो कौन कौन से दो फंक्शन पढ़े, तो स्टोमाटा हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और लॉस ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। अब देखो स्टोमाटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम्हारे को गार्ड सेल भी प्रोवाइड होता है। अभी मैंने स्टोमाटा का तुमको ये डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें तुम देखना अच्छे से। तो पहले जान लो कि गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, फिर तुम आराम से समझ जाओगे उसको। तो गार्ड सेल का फंक्शन ये होता है कि गार्ड सेल का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, स्टोमाटा का जो ओपनिंग होता है और जो क्लोजरिंग होता है, तो वो सब किसका फंक्शन होता है, वो सब गार्ड सेल का होता है। गार्ड यानी कि मान लो दोनों तरफ से ऊपरी परत होता है जो कि उसको ढक देता है, तो वो क्लोज हो गया, खोल देता है तो वो ओपन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमाटा पोर टू ओपन एंड द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि स्टोमाटा के गार्ड सेल में अगर पानी फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तब उस समय क्या होगा कि गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा तो क्या होगा, स्टोमाटा पोर ओपन हो जाएगा यानी कि खुल जाएगा। और अगर गार्ड सेल श्रिंक हो गया यानी कि उसके अंदर से पानी ख़त्म हो रहा है, तब फिर क्या होगा, तब फिर गार्ड सेल तुमको क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा। अब देखो अभी तुमने क्या जाना, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जान लिया था। अब उसके कुछ 3 पार्ट्स हैं जो कि तुम लोग को पढ़ना है। फर्स्टली इट्स रुको, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ाऊँगा अभी तुम लोग को। सबसे पहले तुम स्टोमाटा का डायग्राम देख लो कि कैसा होता है स्टोमाटा का डायग्राम। देखो ये होता है तुम्हारा स्टोमाटा का डायग्राम, जिसमें देखो तुमको पता चल रहा होगा कि मैंने गार्ड सेल को इंडिकेट कर दिया है इसमें। तो ये दोनों तुमको खुल जाता है जब इसके अंदर से पानी फ्लो करता है, और जब ये दोनों बंद हो जाता है यानी उस समय क्या होता है, तो वाटर इसमें श्रिंक हो जाता है, यानी कि गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है उस समय, ठीक है। बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको देख लो। और जो बीच में होता है उसको स्टोमेटल पोर कहते हैं, और जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और जो बगल बगल में दिख रहा है वो लीव्स है, उसी के अंदर स्टोमाटा पाया जाता है, इसी को स्टोमाटा है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, अब आगे देखते हैं हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के कुछ टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्टली इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सेकेंडली इट इज़ सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एंड थर्डली इट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ से जो टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अभी हम लोग ने पढ़ा, जिसका नाम था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो एक एक करके इन तीनों को हम लोग समझते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो पहला टर्म क्या आता है यहाँ से कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टर्म, देखो यहाँ पे पैरासिटिक, तो इसमें से पारा का मतलब होता है अदर, यानी कि दूसरों पर। अब दूसरों पर कैसे, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग फूड को ऑब्टेन तो करते हैं लेकिन किसी दूसरे के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैस्कटा हो जाएगा। कैस्कटा इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अगर तुम लोग को कहीं पे एग्जांपल पूछे तो कैस्कटा जरूर मेंशन कर आना, ठीक है। अब देखो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ से सवाल उठता है। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो यहाँ पे सैप्रो मीन्स रोटेन होता है। जो टर्म सैप्रो है इसका मतलब होता है रोटेन। अब रोटेन मतलब क्या होता है, रोटेन मतलब सड़ा हुआ, क्या हो गया, सड़ा हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि सड़े गले पदार्थ में से वो न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है अपना लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो फंगस हो जाएगा, फंगी जिसको कहते हैं लोग, और बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से थर्ड टर्म आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो होलोजोइक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेते हैं बाय इंजेशन। इंजेशन क्या होता है अभी आगे चल के हम लोग जानेंगे। तो और जैसे ही हम लोग उसको इंटेक कर लेते हैं अपने माउथ में, तो उसके बाद हम लोग उसको सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब,
सबसे पहले हम लोग को उसको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसको क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलो एक बार फिर से सबको समझ लेते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो कि फूड ऑब्टेन करता है जो कि दूसरे के द्वारा बनाया गया हो। जैसे कि हेटरोट्रॉपिक भी तो वही कहता है कि दूसरे द्वारा बनाया गया हो, लेकिन ये सिंथेसाइज्ड बाय अदर, यानी कि दूसरे के द्वारा सिंथेसाइज किया हुआ खाने को अपने अंदर लेता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैस्केटा और प्लाज्मोडियम साउंडवॉर्म्स। अब सैप्रोट्रॉपिक क्या था? तो सैप्रोट्रॉपिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें हम लोग ऑब्टेन तो करते हैं न्यूट्रिशन को, लेकिन सड़े गले पदार्थ से, जिसका एग्जांपल हो जाएगा फंगी और बैक्टीरिया। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और खाने के बाद फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर और उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एमोइबा हो जाएगा, फ्रॉग हो जाएगा और ह्यूमन बींग हो जाएगा। इसको हम एमोइबा के साथ एमोबा भी कहते हैं कोई। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि एमोइबा और पैरामीशियम फॉलो करता है। ठीक है, कैसे फॉलो करता है चलो ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इसको एमोइबा और पैरामीशियम के साथ साथ हम लोग भी करते हैं और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को ये जानना है कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है इंजेशन, सेकेंडली दिस इज एब्जॉर्प्शन, थर्डली डाइजेशन एंड फोर्थली एसिमिलेशन एंड फिफ्थली इजेशन। ये सेम उसी की तरह है जो एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बस इसका टर्म अलग अलग है। ठीक है, अब देखो हम लोग को न्यूट्रिशन जानना है कि एमोइबा में न्यूट्रिशन किस तरह से कैसे होता है, डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले न्यूट्रिशन एमोइबा में कैसे होता है। तो जैसे यहाँ पे तुम लोगों को फिगर दिख रहा है, सबसे पहला फिगर देखो, इसमें एमोइबा है जो कि एक इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, इसका कोई अपना शेप नहीं होता है। तो वहाँ देखो उसके पास में एक फूड मटेरियल आ गया। ठीक है, फूड मटेरियल आ गया, देन उसके बाद एक स्टेप आगे जाओगे जो सीधा एरो बन रहा है, तो देखो कि वहाँ पे कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, क्या आप सीडोपोडिया को क्या डिफिनेशन दे सकते हो? तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज प्रेजेंट इन द एमोइबा फॉर इन टेकिंग द फूड इज कॉल्ड सीडोपोडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, वो दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो गया है और अपने अंदर फूड को इनटेक कर रहा है, यानी उसको ट्रैप कर रहा है अपने अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया गया है? इंजेशन कह दिया गया है। ठीक है, अब देखो सेकेंडली क्या हो गया, वो एमोइबा के बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है और एक वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है अभी। ठीक है, अब देन उसके बाद क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, जो वैक्यूल के अंदर लिया तो डाइजेशन हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, जब वैक्यूल उसको पूरी तरह से फुलफिल कर लिया, उसके अंदर से डाइजेशन एब्जॉर्ब, मतलब जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वैक्यूल के अंदर में, तो वो प्रोसेस यहाँ पे दिखा देने का था। फिर आगे प्रोसेस में जाएंगे तो एसिमिलेशन होगा, यानी कि उसके अंदर से जो भी अब खराब प्रोडक्ट है, जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको अलग निकाल के और जो खराब है उसको अलग निकाल के रखा जा रहा था। तो वही ऐसे करके ड्रॉ कर लेना है तुम लोग को। और देन लास्टली इजेशन, सबको पता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पे थोड़ा बाहर डॉट 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 कर दोगे तो एकदम एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो ये हम लोग का तुम्हारा हो गया न्यूट्रिशन इन एमोइबा। अब स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोइबा भी देख लेते हैं। वही चीज़ है जो मैंने समझा दिया, बस उसको रिटन फॉर्म में दिखा दिया गया है। इंजेशन, जो मैंने बोला कि एमोइबा इंजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, इट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं। प्रोजेक्शन कह सकते हो, एक्सटेंशन कह सकते हो, एक्सटेंशन कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो सेकेंडली क्या किया गया था, डाइजेशन किया गया था जिसमें एंजाइम ब्रेक हो रहा था। क्या हो रहा था? एंजाइम ब्रेक हो रहा था सिंपल सॉल्यूबल में, सिंपल सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में। कहाँ हो रहा था डाइजेशन? तो फूड वैक्यूल के अंदर में हो रहा था। ठीक है, अब देखो एब्जॉर्प्शन में क्या, तो सिंपल सॉल्यूबल फूड इज सिंपल सॉल्यूबल जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो रहा था किसके द्वारा? तो साइटोप्लाज्म के द्वारा। कहाँ पे? तो फूड वैक्यूल के अंदर में। ठीक है, यही था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, तो सिंपल सॉल्यूबल फूड एब्जॉर्ब हो रहा था साइटोप्लाज्म के द्वारा ऑफ एमोइबा फ्रॉम द फूड वैक्यूल। ठीक है, डाइजेशन में एंजाइम ब्रेक डाउन हो रहा था फूड वैक्यूल के अंदर में। अब एसिमिलेशन है, तो एसिमिलेशन में सिंपल वही चीज़ हो जाएगा कि उसके अंदर से जो भी पार्टिकल्स है, जो अच्छे पार्टिकल्स हैं उसको अलग कर दिया गया और जो ख़राब है उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, इजेशन में क्या होता है, तो थ्रोज आउट द अनडाइजेस्टेड फूड। बहुत बढ़िया, समझ गए मेरा छात्र। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम क्या है। तो देखो अब आगे क्या कहता है।
पैरामीशियम में क्या होता है कि इसमें एक सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे इसमें क्या था, इसमें सीडोपोडिया था, तो इसमें एक सीलिया नामक चीज़ प्रेजेंट होता है जो कि तुमको पैरामीशियम के बॉडी में वो प्रेजेंट रहता है। उसके जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसमें वो प्रेजेंट रहता है। और कहाँ पे, तो उसके बॉडी के आसपास में प्रेजेंट रहता है सीलिया। देखें, सुनो अभी, द माउथ रीजन जो होता है पैरामीशियम का वो एक जगह होता है, ठीक है। लेकिन एमोइबा में क्या होता है, तो वो कहीं से भी फूड को इंटेक कर सकता है सीडोपोडिया की मदद से। बट यहाँ पे पैरामीशियम का एक सेपरेट माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके द्वारा वह फूड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है यानी इंटेक करता है। दे कीप द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर इनटू द माउथ ऑफ पैरामीशियम। वो अपने फूड पार्टिकल्स को वाटर के प्रेजेंट में रखता है ताकि वो उसको सिंपली बहुत ही आसानी से अपने माउथ तक पहुंचा सके विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया एक समझ लो बाल लाइक बाल होता है ना, बाल की तरह, एक छोटा छोटा बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे। और वो उसको जैसे कोई भी तुम्हारा पार्टिकल्स आता है उसको धक्के दे के बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ एंड देन उसके बाद उसको माउथ तक उसको ढकेल देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद सेम टू सेम सारा स्टेप हो जाएगा जो कि एमोइबा में हो रहा था, यानी कि इंजेशन और देन फॉलोड बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। अच्छा, इजेशन कहाँ से होता है, तो इजेशन भी कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये वही है, तुम लोग के लिए एक डायग्राम मैंने क्रिएट कर दिया था न्यूट्रिशन इन एमोइबा से, तो ये तुम देख के अपने एग्ज़ाम में सिंपली ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ पे तुमको लेबल करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, तो तुमको लेबल कर देना कि बीच में न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल और सब कुछ, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, हम लोग को क्या पढ़ना है अब कि न्यूट्रिशन अपने ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। तो ये प्योर एकदम बहुत ही सुंदर डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें तुमको साफली सब चीज़ दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर में तुमको क्या दिख रहा है, बकल कैविटी है जिसमें माउथ, टेथ और सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये क्या होता है सैलिवरी ग्लैंड, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले तुम डायग्राम पे फोकस कर लो। और देन जैसे ही तुम उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से नीचे जाते हो तो सबसे पहले तुमको दिखता है फार्निक्स, देन उसके बाद आता है लार्निक्स, और लैरिंक्स भी कहते हैं उसको लोग, साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं। तो और फार्निक्स क्या काम आता है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे जाके। तो ईसोफेगस इस पाइप को कहा जाता है, ठीक है। ईसोफेगस कहा जाता है या फूड पाइप कहा जाता है। देन उसके बाद तुम यहाँ पे देख रहे हो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे देखो एक ईसोफेगस के जस्ट नीचे में एक स्ट्रक्चर है जो रेक्टेंगल शेप का है। तो वो क्या है, तो वो डायफ्राम का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो उसके नीचे जाओगे तो लीवर तुमको दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, पेनक्रियाज दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, देन उसका लास्ट तुमको रेक्टम मिलेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली हम लोग सब चीज़ को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग के आज के क्लास 10th के टॉपिक में। बहुत अच्छे से तुम लोग को सब चीज़ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में एकदम पूरे फाड़ कराओगे तुम लोग। चलो अब सबसे पहला हम लोग ने क्या देखा कि बकल कैविटी था। हाँ भैया, बकल कैविटी था। बकल कैविटी में भी हम लोग को क्या पढ़ना है, माउथ तो पढ़ना है। माउथ क्या होता है, अब देखो माउथ में क्या होता है कि माउथ किस काम के लिए आता है, तुम्हारे खाने को, भोजन को लेने के लिए, इन टेकिंग ऑफ द फूड मटेरियल। कहाँ से लेते हो, माउथ से लेते हो, माउथ का काम ये। टीथ का काम क्या होता है, तो च्यूइंग द फूड मटेरियल, यानी कि उसको तो क्या कहते हैं, च्यू करता है और देन उसमें से तुम जितना भी उसका तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको तुम निकालते हो और उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तुम कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। अब आता है तुमको सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, एक सिक्रेशन करता है, सेल सिक्रेशन, उसको सैलिवा कहते हैं। नाम सुने होंगे सैलिवा का, सैलिवा मतलब यानी लार, जो तुम्हारे मुंह में लार क्रिएट होता है। ऐसे तुम कोई भी बहुत सुंदर अच्छा अच्छा खाना का सुगंध तुम्हारे मुंह में जाता है या फिर तुम देखते हो, ठीक है। तो क्या बनता है, सैलिवा बन रहा है, ठीक है। अब देखो सैलिवा का क्या फंक्शन होता है, तो हम लोग को ये मेन हम लोग को पढ़ना है। ये तो सबको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड सैलिवा को प्रोड्यूस करता है हम लोग माउथ कैविटी में, लेकिन पढ़ना हम लोग को है कि फंक्शन ऑफ सैलिवा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग के ह्यूमन सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टाइलिन एंड टाइलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। देखो यहाँ पे टाइलिन तुम लोग को एक मतलब अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोग के सिलेबस में है तो शायद एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे जो हम लोग का ह्यूमन का सैलिवा होता है वो एक एंजाइम को कंटेन करता है, इसका नाम है टाइलिन, जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। तुम लोग को बेसिकली यही लिखना है कि सैलिवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, यानी कि स्टार्च को तुम्हारे को शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। चलो आगे देखो।
तो अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग को पढ़ना है कि जैसे तुम सैलिवरी ग्लैंड्स के नीचे आते हो तुमको दिखता है फेरनिक्स और लैरिंक्स। देखो फेरनिक्स क्या होता है कि तुमको एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुमको ये फूड मटेरियल को विंड पाइप में जाने से वो रोकता है, उसको सेव करता है, ठीक है। और लैरिंक्स क्या होता है, तो लैरिंक्स एक साउंड बॉक्स की तरह काम आता है हम लोग के ह्यूमन बॉडी में। देन अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऑसोफेगस क्या होता है। तो ऑसोफेगस इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ फूड पाइप। ऑसोफेगस के अंदर ही हम लोग का फूड पाइप होता है, मतलब फूड पाइप होता है, जो कि ऑसोफेगस ही हमारा फूड पाइप होता है, सॉरी। ऑसोफेगस ही हमारा फूड पाइप होता है जिससे आप फूड को कैरी होता है कहाँ से, तो स्टमक से, माउथ से लेके स्टमक तक, ठीक है। और क्या लिख रहा है कि हाँ देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो द ऑसोफेगस फूड पाइप कैरीज फूड टू स्टमक फ्रॉम माउथ, ठीक है। जो फूड को कैरीज करता है ऑसोफेगस कहाँ से, तो माउथ से लेके स्टमक तक, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ड्यूरिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द फूड इनटू द स्टमक। देखो हम लोग के ऑसोफेगस में ना एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन मतलब यानी कि ऊपर नीचे, क्या कहते हैं, जैसे नहीं ऐसे कोई चीज़ सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है फिर रिलैक्स होता है, तो वैसे ही हम लोग का ऑसोफेगस में भी होता है। वो सिकुड़ता है तब क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जाता है, फिर रिलैक्स होता है तो और नीचे की तरफ जाता है, फिर कंट्रैक्ट होता है तो प्रेशर बनता है तो फिर नीचे की तरफ जाता है। तो ऐसे हम लोग का फूड नीचे आता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रेविटी तुम्हारा रोल नहीं कर रहा है कि बस तुम ऊपर से डाले और एकदम पूरा नीचे आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है ब्रदर, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो ऑसोफेगस का काम यहीं तक था, बस यही क्वेश्चन पूछ देता है ऑसोफेगस में। अब सेकंड पॉइंट अब यहाँ पर आ रहा है, मेन टॉपिक होता है स्टमक। मेन हम लोग को क्या जानना है, स्टमक, क्योंकि उसके नीचे आता है स्टमक, ठीक है। अब स्टमक का क्या काम है, तो स्टमक का वॉल्स है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या कहता है, प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है। अच्छा देखो स्ट्रेस मत लो, देखो बहुत सिंपल चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को। देखो तुमको इतना भी नहीं समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अच्छे से देखो। अब देखो मेन तुमको क्या याद रखना है कि ये डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, किसका किसका, तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है और फैट का डाइजेशन करता है। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है ये वाला तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल यहीं से आता है कि द गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस। कौन कौन से कप्तान नहीं सब्सटेंस कंटेन करता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम एक प्रेजेंट कर रहता है उसमें, कौन सा नाम होता है उसका, पेप्सिन होता है, फिर म्यूकस होता है। एक एक करके हम लोग इस सब चीज़ के बारे में जानेंगे कि ये सब क्या होता है। तो एक बार फिर रिवीजन कर लो, जो स्टमक होता है वो उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो कि सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को, और जो ये स्टमक हेल्प करता है डाइजेशन के लिए ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या क्या कंटेन करता है, तो 3 सब्सटेंस कंटेन करता है। फर्स्ट इज HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन जो कि एक एंजाइम है, और थर्डली दैट इज म्यूकस। अब देखो ये तीनों क्या क्या होता है तो जानते हैं। HCl एक एसिड है जो कि सब लोग जानता है, अब जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हम लोग के स्टमक में। एसिडिक मीडियम में क्रिएट कर देगा तो हम लोग को हार्मफुल नहीं होगा ये, नहीं, ये हम लोग को हार्मफुल नहीं पहुंचाता है। देखो HCl एक एसिड है जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हम लोग के स्टमक में। क्यों करता है एसिडिक मीडियम, क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। और अब पेप्सिन क्या काम आता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेशन के लिए काम आता है, जानते होगे। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को कौन मदद करता है, कौन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये करता है तुमको पेप्सिन करता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है। ये कब एक्टिवेट होता है, क्वेश्चन पूछ देता है व्हेन डिड द पेप्सिन वर्क, व्हेन दैट इज इन द एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब क्या काम करता है, तो ये फूड को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, कहीं पे भी डाउट नहीं। चलो एक बार रिवीजन तुम लोग को करा देते हैं। देखो स्टमक के वास में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है। अब गैस्ट्रिक जूस क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन को डाइजेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए और फैट को डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। अब गैस्ट्रिक जूस के पास 3 सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया HCl, सेकंड हो गया पेप्सिन एंड थर्ड हो गया म्यूकस। HCl जान लिए क्या होता है, HCl एक एसिड है जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है हम लोग के स्टमक में, ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए और अपने काम को अच्छे से कर पाए। पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कर सके और फूड को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर सके, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके, बहुत सिंपल। अब जानते हैं म्यूकस क्या होता है।
तो देखो म्यूकस एक ऐसा इनर लाइनिंग होता है हम लोग के स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस हेल्प करता है तुमको, प्रोटेक्ट करता है। सुनो देखो म्यूकस, देखो सबसे पहले क्या हुआ कि HCl एक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर दिया हम लोग के स्टमक में, जो कि बहुत देर तक अगर HCl अगर हम लोग के पेट में रहेगा तो वो हम लोग को हार्मफुल करेगा। सही बात है कि नहीं? तो हाँ भैया सही बोल रहे हो, यही तो मैंने क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला कि कुछ करता नहीं है। तो कुछ क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम लोग के हम लोग के स्टमक में इनर लाइनिंग होता है म्यूकस जिसको कहते हैं, जो कि स्टमक को प्रोटेक्ट करता है एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? चलो देखो क्या कह रहा है कि ये म्यूकस एक ऐसा म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हम लोग के इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को, किसके एक्शन से? तो हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से, इसीलिए एसिड हम लोग को कुछ चीज़ नहीं पहुंचाता है। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक उठकर आ जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, और उसके तहत एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हर्बीवोरस ग्रास को ईट करता है और उसके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्यों? क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि हर्बीवोरस जो घास वास खाते हैं उनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि उनके पास सेल्यूलोज जो होता है वो टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं उनके पास बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग होता है, जिसकी क्योंकि सेल्यूलोज को टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। बल्कि ऑन दी अदर हैंड तुम देख सकते हो कि कार्निवोरस जो होते हैं, जो कि टाइगर हो गए, लायन हो गए, ये सब के पास छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो कि इन लोग को सेल्यूलोज टाइम नहीं लेता है ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन का भी साइट कहा जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते सारा का सारा फूड मटेरियल पूरी की पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका होगा। तो कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन पूछ देता है क्या कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, किस किस का डाइजेशन हो जाता है हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेशन भी रिसीव करता है लीवर और पैंक्रियास से, ताकि अच्छे से वहाँ पे सारा का सारा डाइजेशन हो जाए और कोई भी तरह की दिक्कत ना आ सके। बहुत सिंपल, समझ में आ गए? चलो अब देखो यहाँ से टॉपिक उठता है कि अब लीवर कैसे मदद करता है और पैंक्रियास कैसे करता है। तो लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जो कि हम लोग के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट होता है। हम लोग के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है लीवर, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? तो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल किस काम के लिए आता है? तो बाइल जो होता है वो इमल्सिफाई कर देता है हमारे फैट को। वही सेकंड लाइन में कहा है कि इट सेक्रेट्स बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट्स विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट को बाइल तोड़ता है और उसको इमल्सिफाइड फैट बना देता है, यानी कि सबसे छोटा छोटा ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट उसको कर देता है। ठीक है, अब देखो पैंक्रियास क्या होता है? तो पैंक्रियास भी कुछ सेक्रेट करता होगा ना भैया? हाँ सेक्रेट करता है। क्या करता है? तो पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है, जिसके पास क्या क्या होता है? तो एमाइलेस होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस एंजाइम होता है, जो कि हमारे पैंक्रियास के पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब किस काम के लिए आता है? तो कुछ काम आता है डाइजेशन को करने के लिए प्रोटीन का, फिर कुछ होता है कि फ़ैट को डाइजेशन करने के लिए, फिर कुछ होता है कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन करने के लिए। तो ऐसा है। अब पिछले वाले में एक चीज़ छूट गया था, जिसको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, PYQ है वो, कि चाइम किसको कहते हैं? CHYME किसको कहते हैं? तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में रहता है, जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड रिलीज़ हो जाता है स्टमक से, और कहाँ पे? स्टमक से, सॉरी माय मिस्टेक, स्टमक के लास्ट पार्ट में प्रेजेंट रहता है, और वो कहाँ इंटर करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है। तो उस पार्ट को जहाँ से वो इंटर करता है स्टमक से, उसको कहते हैं चाइम। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जाता है? ताकि वो फर्दर डाइजेशन कर सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ से कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या का कुछ फंक्शन है, वर्क है, वो पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग ने स्मॉल इंटेस्टाइन का पढ़ लिया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का असली मतलब क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को कहा जाता है इलियम। जैसे इसमें स्टमक के लास्ट पार्ट को क्या कहा गया है? तो काइम कहा गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है? तो इलियम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट का क्या नाम होता है? इलियम होता है। अब इलियम क्या काम करता है? तो यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि प्रोटीन को कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में।
देखो ये तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को इसमें प्रोटीन को एमिनो एसिड में, फिर तुमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को तुमको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फैट्स को तुम लोग को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, फिर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और लास्टली तुमको प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड में, नहीं सॉरी, लास्टली तुमको क्या था, ये ये फैट को तुम लोग को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब लास्ट पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, और यहीं पे तुम लोग का ये न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ज़्यादा टाइम ले लिया हूँ इसको, 35 मिनट्स हो चुके हैं अभी। तो अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले वाटर को, रिमेनिंग वाटर को, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का यही काम होता है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले रिमेनिंग वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, ताकि वो रिमेनिंग वाटर को एब्जॉर्ब कर ले फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि, तो यहाँ पर अब आ रहा है कि विली क्या होता है। तो विली से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो विली भी एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं हम लोग के इंटेस्टाइन में। इनर सरफेस यानी म्यूकस नहीं, तुम्हारे यही इंटेस्टाइन के अंदर, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में तुमको प्रेजेंट होते हैं विलीज, जो कि मिलियंस होते हैं, और टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब विली क्या होता है, तो विली एक रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होता है, जो कि हम लोग के खून में से खून को एब्जॉर्ब करके ईच एंड एवरी सेल को वो पहुंचा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग आगे भी जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड के बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरह से जानेंगे। समझ गए विली क्या होता है, तो विली मिलियंस ऑफ टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड होता है, और ब्लड वेसल्स होता है, जो कि तुमको ब्लड को कैरीज करता है, ताकि वो हर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी में ले जा सके। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि रिस्पायरेशन, अब देखो न्यूट्रिशन तुम लोग का खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा पार्ट जितना मैंने समझाया उससे अलावा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है उसमें। अब आता है क्वेश्चन तुम्हारा रिस्पायरेशन से। ठीक है, अब अगला टॉपिक तुम्हारा आ जाएगा रिस्पायरेशन, देन उसका आएगा ट्रांसपोर्टेशन, देन ये एक्सक्रीशन और गेम ओवर। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब आ गए हम लोग सेकंड पार्ट में। थोड़ा ज़्यादा टाइम ले चुका है, 37 मिनट ले चुका है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, और इसको सेल में अपने इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग, और इसके द्वारा हम लोग एनर्जी को इनटेक करते हैं हम लोग के बॉडी में कोई भी काम को करने के लिए। ठीक है, समझ गए रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं बाय ब्रीथिंग, और अपने सेल्स में उसको इंजेक्ट करते हैं, देन वो उसको यूटिलाइज करके एनर्जी को रिलीज़ करता है, ताकि हम कोई भी वर्क को परफॉर्म कर सकें। अब देखो रिस्पायरेशन भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन, सेकेंडली इज़ एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब भैया एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन ये क्या होता है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा भाई। अच्छा चलो आगे हम लोग इसको अच्छे से डीपली डिफ्रेंशिएट करके पूरा का पूरा पढ़ेंगे, और तुम लोग के दिमाग में एकदम कुछ देंगे उसको। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ठीक है, अब हम लोग का जो हम लोग के अंदर क्या कहते हैं, बॉडी पार्ट्स के अंदर, बॉडी के अंदर हम लोग के जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो किस किस पाथवे से टूट कर बनता है। ठीक है, तो ये जानेंगे। तो हम लोग के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, और जब वो टूटता है तो वो पायरोवेट में टूट जाता है, और पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। तो यहाँ से तुम पायरोवेट का डिफिनेशन बना सकते हो कि व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू साइटोप्लाज्म इन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन द 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज गेट कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इट इज कॉल्ड क्या, पायरोवेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। कोई कहता है इसको ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पायरोवेट में तो टूट गया, अब उसके बाद 3 तरह से वो डिवाइड होता है, 3 उसका पाथवे हो जाता है। ठीक है, अलग अलग रास्ते पे चल जाता है, जैसे एक होता है पीसीएम हो गया, एक हो गया साइंस हो गया, एक हो गया आर्ट्स हो गया, एक हो गया कॉमर्स हो गया। ठीक है, वैसे ही समझ लो। तो यहाँ पर अब आया साइंस। ठीक है, तो साइंस में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की ही कमी है भाई।
साइंस में ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, अब देखो मजाक उजाक सब अभी छोड़ दो, आगे देखते हैं, टॉपिक क्लियर करना है। चलो, अब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ऐसा भी कह सकते हो। तो उसमें पायरोवेट टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, किसमें, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। अब पूछेगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब लिख देगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लिख देगा कि फर्मेंटेशन कहाँ पर होता है, तो यीस्ट में होता है, ह्यूमन सेल में होता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो उसमें तुम लोग क्या लिखोगे, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में ईस्ट। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो इथेनॉल टूट जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, फिर एनर्जी में टूटता है, तो ये सब कहाँ होता है, ये सब ईस्ट में होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, ईस्ट हो गया। अब देखो इसके बाद पायरोवेट किस में टूटता है, यहाँ पे मतलब एक तो टूट गया तुमको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दूसरा पाथवे क्या हो जाएगा, आर्ट्स का हो गया। अब आर्ट्स किस में टूटेगा, तो आर्ट्स टूटेगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की ही कमी है, ऑक्सीजन ही नहीं है। नहीं सॉरी, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक, ऑक्सीजन कम है। ठीक है ना, उस जगह पे ऑक्सीजन कम हो गया है, तो वो कहाँ पर होता है, तो हम लोग के ह्यूमन के मसल सेल में होता है। ठीक है, जहाँ पे वो टूट जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर टूटेगा किस में, तो ये टूटेगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो पायरोवेट जब टूट जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसमें वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और देन एनर्जी में टूट जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझो इसको, इसको तुमको थोड़ा सा याद करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके, तो बस यही तुमको याद करना था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसी को समझते हैं कि जो रिस्पायरेशन के दो पार्ट हैं, जिसका नाम है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये क्या होता है। तो एरोबिक, एनारोबिक तुम लोग वाकिफ़ हो इससे, लेकिन अगर तुमसे ये 5 पॉइंट में क्वेश्चन पूछ दे तो तुमको डेफिनेशन क्रिएट करना होगा 5 पॉइंट में। ठीक है, अब देखो एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग समझते हैं। तो एरोबिक रिस्पायरेशन पहला तुम लोग को जो पता है वही लिखोगे कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, तो एरोबिक में लिख सकते हो कि गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है तुम्हारा एरोबिक रिस्पायरेशन में। और ये तुमको फाउंड हो जाता, कहाँ पे मिल जाता है, तो साइटोप्लाज्म में भी मिल जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में मिल जाता है। जब तुम उसमें टूटते हुए पढ़े होगे तो उसमें तुम देखे होगे। ठीक है, अब इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है, फिर वाटर में हो जाता है, एनर्जी में हो जाता है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जा रहा था किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, अब देखो ये सब का एग्जांपल एक तुम दे सकते हो और लास्ट अपना पॉइंट क्लियर कर सकते हो, जो कि तुम लिख सकते हो कि ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जो मतलब जिसको हायर नीड मतलब चाहिए होता है क्या, अपने लाइफ परफॉर्मेंस के लिए एनर्जी चाहिए होता है जो कि ज़्यादा, तो वो लोग कौन हो गए, तो वो लोग मैमल्स हो गए, हम लोग हो गए, ये सब लोग कैसा शो करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन शो करते हैं। अब एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, गैसेज एक्सचेंज नहीं होते हैं इसमें, और क्या, तो ये साइटोप्लाज्म में सिर्फ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं मिलता है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है एनारोबिक में किस में, तो इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। एनर्जी कितना एटीपी में टूटता है, तो 2 एटीपी में टूट जाता है। ठीक है, तो अब जानेंगे हम लोग, वही चीज़ लिख दोगे और फिर लास्ट में एग्जांपल दे दोगे कि ये सब चीज़ लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, ये सब में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे यही है जो पायरोवेट का डिफिनेशन था, वही चीज़ है। अब देखो क्या कह रहा है कि क्रैम्प्स ऑफ बॉडी क्या होता है, आ जाता है कि हाउ डू क्रैम्प्स अकर्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। ये PYQs में है, ये मोस्टली लड़ता है हम लोग के एग्ज़ाम में। अब देखो क्या होता है ना कि जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग के मसल सेल में लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पायरोवेट कन्वर्ट, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हम लोग के मसल सेल में, तो पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है हम लोग का लैक्टिक एसिड में, और किस में, तो और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, वो एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, जिसकी वजह से हम लोग के मसल में सडन एक्टिविटीज़ करते समय, हैवी एक्सरसाइज करते समय क्रैम्प्स आ जाते हैं।
समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि समटाइम्स व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज आल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग सडन एक्टिविटीज कॉजेस क्रैम्प। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन आता है इससे भी कभी कभी कि एटीपी क्या होता है और ये कब प्रोड्यूस होता है, ये पूछता है। ठीक है, तो एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी करेंसी सेल होता है हम लोग में। ठीक है, तो एनर्जी द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी विच इज यूज्ड टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। देखो एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी होती है हम लोग के सेल की, और ये रिलीज हो जाती है कब, सेलुलर रेस्पिरेशन में। जब सेल के रेस्पिरेशन में एक काम आ जाती है और इमीडिएटली यूज हो जाती है ताकि वो सारे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सके। ठीक है, तो बस इतना भी लिख दोगे कि एटीपी फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये तुमको याद करना पड़ेगा, 8 क्लास में शायद था ये। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और लिख सकते हो कि इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और कब ये प्रोड्यूस होता है, जब तुम्हारा ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तब ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या है। तो एक डायग्राम अभी तुम लोग को दे रहा हूँ, वो मोस्टली इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसको एक बार देख लेना। आगे देखो, तो देखो यहाँ पे क्या है कि अब तुम लोग को पढ़ना है यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़े थे, देन उसके बाद क्या पढ़े थे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो बस वैसे ही यहाँ पर भी एक, पहले हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे परफॉर्म होता है। तो बस उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का पार्ट आ जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो तुम लोग ने देखा अभी के अभी जो डायग्राम में दिखाया मैंने। तो सबसे पहले जो हम लोग का नाक होता है, जो बाहरी नाक होता है, वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, यानी इनटेक ऑफ एयर के लिए काम आता है। और देन उसके बाद आता है तुमको नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर क्या होता है, तो ये किस काम के लिए आता है, तो ये लाइंड होता है विथ हेयर, हेयर से वो अलाइंड होता है। और क्या काम करता है, ये म्यूकस की तरह काम करता है, वो फिल्टर करता है एयर को। बात समझ रहे हो, यानी कि जो तुम इनटेक कर रहे हो एयर को, वो उसको क्लीन करने के लिए काम आता है जो एयर आता है। ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल हो गया, डर्ट हो गया, वो सबको रिमूव करने के लिए वो काम आता है नेसल चैम्बर। ठीक है, जो नेसल चैम्बर के अंदर हेयर प्रेजेंट है। अब आता है फार्निक्स, जो मैंने कहा फार्निक्स क्या होता है, एक कॉमन पाथ पैसेज होता है बोथ एयर एंड फूड के लिए। तो फार्निक्स एक ऐसा पैसेज है नेसल चैम्बर के पीछे जो कि क्या काम आता है, कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और तुमको एयर के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, अब आता है तुमको उसके बाद आ जाता है तुमको लैरिंक्स, जिसको तुम लोग साउंड बॉक्स भी कहते हो। ये किस काम के लिए आता है, तो ये काम आता है साउंड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, और किस काम के लिए आता है, कम्युनिकेशन को जनरेट करने के लिए। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो उसमें क्या काम तुम्हारा काम कर रहा है, साउंड ही की वजह से तुम बात कर पा रहे हो। और साउंड कौन जनरेट कर रहा है, तो वो लार्निक्स जनरेट कर रहा है। अभी मैं तुमसे बात कैसे कर पा रहा हूँ, तो लार्निक्स इसका मदद कर रहा है। ठीक है, अब देखो तुम लोग को जानना है कि एपिग्लोटिस क्या होता है। एपिग्लोटिस क्या होता है भैया, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। अच्छा, तो देखो एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तो एपिग्लोटिस क्या था, तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि तुमको प्रिवेंट करता है कि फूड कहीं विंड पाइप में ना घुस जाए। ठीक है, यानी कि तुम समझ लो कि एक ऐसा चीज़ होता है जो कि तुमको रोक रहा है कि फूड तुम ये विंड पाइप में ना मत आना। ठीक है, ऐसा समझ लो। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं ट्रैकिया क्या होता है। तो एक लॉन्ग ट्यूब होता है, बहुत बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मिड थोरासिक कैविटी के थ्रू पास करता है। ठीक है, अब यहाँ से आता है नेक्स्ट टॉपिक कि ब्रोंकिस क्या होता है। तो जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड हो जाता है लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकिस में। तो यही जो ब्रोंकिस है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इतना तुम लोग इसको डीपली में नहीं पढ़ना है, इसलिए बस एक एक नज़र हम भी मार रहे हैं क्योंकि सब एग्ज़ाम में आता नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। और देखो यहाँ पे ब्रोंकियोल्स है, तो जो ब्रोंकिस थे वो अदर चैनल्स में डिवाइड हो गए, तो वो क्या बन गए, ब्रोंकियोल्स बन गए। अब नेक्स्टली यहाँ पे तुमको एल्वोलाई पढ़ना है। तो जो ब्रोंकियल्स हो गए वो इंड हो जाते हैं एक जगह पे, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, बस उसी को क्या कहते हैं, एल्वोलाई कहते हैं। इसका फंक्शन एक बार तुम लोग पेज नंबर 104 में देख लेना, 3rd और 4th लाइन में है, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखो लंग्स क्या होता है। तो लंग्स एक पेयर लंग्स किस तरह से होता है, तो एक पेयर होता है, यानी कि हम लोग के बॉडी में पेयर होता है लंग्स का, विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कन्वर्टेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन नोन एज प्लीवा।
अब पूछेगा कि लंग्स किस मेम्ब्रेन से कवर है, तो तुम क्या बोलोगे कि इट इज़ ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। कौन डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो वो है प्लीवा। प्लीवा याद रखो, प्लीवा से कवर होता है हम लोग का लंग्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अच्छा सुनो, एक बार रिवीजन करा देना उसी का। ठीक है, सबसे पहले क्या था, ट्रैकिया था। तो ट्रैकिया क्या कर रहा था, तो ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकिस का फॉर्मेशन कर रहा था, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकिस। और जो ब्रोंकिस थे वो कन्वर्ट हो जा रहे थे अदर चैनल में, जिसको कहा गया था ब्रोंकियोस कह दिया गया था। अब जो ब्रोंकियोस है वो जो इंड हो गए थे किस बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको एल्वोलाई कह दिया गया था। एल्वोलाई भी एक रिच ब्लड सप्लाई सेल होता है। ठीक, और लंग्स क्या हो गया, तो लंग्स एक पेयर हो गया जो कि तुम्हारे बॉडी में हम लोग का प्रेजेंट होता है, जो कि डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लीवा कहते हैं। ठीक है, प्लीवा कहते हैं। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। भैया हमने ह्यूमन बॉडी समझ लिया, रिस्पायरेशन कैसे होता है। अब जानेंगे कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे होता है। तो क्या होता है ना कि जब रात के टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं रहता, क्योंकि भाई सन नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो CO2 को लेना इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। अब देखो ड्यूरिंग द डे, यानी कि जब दिन हो जाता है तो CO2 जनरेट हो चुका था रात में, अब उसको वो स्टोर कर लेता है और अब फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके अपना फूड बनाया जाता है। मतलब वहाँ पे क्या करता है, रिस्पायरेशन हो जाता है। रिस्पायरेशन भी उन लोग का फूड ही बनाने का काम होता है। हैंस इट इज़ नॉट CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज द मेजर इवेंट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, तो क्या हुआ, रात में CO2 का हो रहा था एलिमिनेशन, मेजर एक्टिविटी हो रहा था। रात में CO2 को लिया जा रहा था, CO2 को लिया जा रहा था भाई यार। और उसके बाद दिन में क्या, तो CO2 जनरेट हो गया था रिस्पायरेशन में रात में, तो अब वो फोटोसिंथेसिस को यूज़ कर रहा था और CO2 रिलीज़ अब नहीं हो रहा था, बल्कि उसकी जगह क्या हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा था, जो कि मेजर इवेंट था एट दिस टाइम। ठीक है, यही चीज़ था। अब देखो रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म हम लोग को पढ़ना है कि रिस्पायरेशन आखिर पानी के जीव जंतु में कैसे होता है। तो कैसे होता है, सब लोग को पता है कि फ़िश के पास गिल्स होता है, तो शुभमन गिल नहीं भाई गिल होता है जो कि फ़िश में प्रेजेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोग तेज़ सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है वाटर में वो बहुत ही लो रहता है एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। समझ में आया कुछ बात, कि जो हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है वो बहुत अच्छा मतलब पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन वही अगर तुम वाटर में देखो तो डिज़ोल्व फॉर्म में रहता है एयर, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही लो रहता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से ये टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आएंगे सीधे ट्रांसपोर्टेशन पे। चलो अब देखते हैं क्या है। तो अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। ठीक है, अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीज़ जाना, रिस्पायरेशन कैसे होता है, रिस्पायरेशन कहाँ होता है, डायग्राम देख लिया, रिस्पायरेशन प्लांट्स में कैसे होते हैं, और रिस्पायरेशन फिशेज़ यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है और उसका क्या खासियत है। ठीक है, तो हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन एक वही हम लोग के ब्लड को रेड बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जो हेमोग्लोबिन है उसके पास ऑक्सीजन बहुत सारा है। ठीक है, यानी कि हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है हम लोग के हेमोग्लोबिन में। तो हेमोग्लोबिन एक क्या है, तो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हम लोग के ह्यूमन बींग्स में। तो अभी मैंने क्या तुम लोग को समझाया था इसके पहले कि जो ब्लड होता है उसमें हम लोग का ऑक्सीजन जो होता है रेस्पिरेशन इंजेक्ट हो जाता है, एंड देन वो हम लोग के ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में वो उसको डिलीवर करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का ढेर सारा अमाउंट प्रेजेंट होता है। और ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये रेड ब्लड सेल में होता है, यानी कि RBC में होता है। ठीक है, RBC क्या होता है, WBC क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या चीज़ का होता है हम लोग के ह्यूमन बॉडी में। तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन पहली बात ब्लड के थ्रू होता है, जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं हम लोग के बॉडी में। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक अब उतरता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या होता है, वही जो मैंने अभी बोला। तो पहला आता है यहाँ से RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है,
तो ऑक्सीजन कैरी करता है रेड ब्लड सेल, जो कि मैंने बताया आप लोग को कि ह्यूमन जो ये पिगमेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी में होता है। और हीमोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, तो ऑक्सीजन कंटेन करता है। तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल कैरी करता है, ठीक है। अच्छा, पूछ देगा कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, तो लिखोगे 120 दिन, ठीक है, 120 डेज। अब देखो WBC क्या होता है, तो वाइट ब्लड सेल होता है भैया, इसका फुल फॉर्म मुझे पता है। और ये किस काम के लिए आता है, तो बच्चा को पता है। तो WBC हेल्प करता है ताकि हम लोग के बॉडी में कोई भी तरह के डिजीज़ ना हो, बैक्टीरियाज ना फैलें, क्योंकि ये उन बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड जर्म से फाइट करता है। WBC एक सोल्जर की तरह एक्ट करता है। और इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, तो इसका लाइफ साइकिल 12 घंटा से लेके 2 दिन तक का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थर्ड निकल कर आता है, जो कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है हमारा फूड मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को, और किस फॉर्म में, तो डिजॉल्व फॉर्म में इसको ट्रांसफ़र करता है। अब प्लेटलेट किस काम के लिए आता है, तो प्लेटलेट भी पता है भैया कि ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कहीं पे मेरे को अगर चोट वोट लग जाए तो उसको क्लॉटिंग करने के लिए काम आता है, यानी कि उस जगह को भरने के लिए काम आता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक बच गया है। तो चलो अब यहाँ से बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है हार्ट, हमारा दिल। अब दिल कैसे परफॉर्म करता है, दिल कैसा दिखता है असलियत में, क्या वैसा है कि जो हम लोग हार्ट शेप ड्रॉ कर लेते हैं वैसा है, तो नहीं, जस्ट लाइक है उसकी तरह, ठीक है। कैसा है ये तुम लोग फिगर पे देख लिए, बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने तुम लोग के लिए तैयार करके लाया हूँ, काफ़ी नीट एंड क्लीन डायग्राम है। और चलो अब इसको मैं तुम लोग को समझाता हूँ कि आखिर क्या होता है हमारे हार्ट में। तो हार्ट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन, ये तो पता है सब लोग को कि हार्ट पंप करता है, और उस पंप का आवाज़ का भी नाम होता है, जिसका नाम होता है लब डब, LUB एंड DUB, लब डब, ठीक है। अब देखो हम लोग के हार्ट में क्या होता है ना, ब्लड इधर से उधर करता है भैया, इधर से उधर मतलब, चलो बताते हैं अभी क्या होता है। ये सबसे पहले यहाँ नोटिस करो लेफ्ट एट्रियम पे, जो कि तुम्हारे राइट साइड के कॉर्नर में है। देखो राइट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम, मैंने बोला है लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर जो है लेफ्ट आर्ट्रियम, वही का बात कर रहा हूँ। देखो अब वहाँ से क्या होता है कि, अच्छा ये पढ़ने से पहले तुम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा, जिसका नाम है वाल्व्स। वाल्व्स क्या होता है, तो वाल्व्स ऐसा एक तुम्हारा क्या कहते हैं, एक वाल्व से कैसा तुम्हारा चीज़ होता है जो तुमको हार्ट में प्रेजेंट होता है, ताकि वो प्रिवेंट करता है कि ब्लड कहीं बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। इसलिए वो काम करता है, क्या काम करता है, तो कहीं ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए, उसको रोकने के लिए वाल्व्स यूज़ होता है। व्हेन आर्टरी एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा इसका क्या मतलब भैया, तो ये मुझे नहीं पता, अभी बताऊँगा तुम लोग को थोड़ी देर में, ठीक है। तो वाल्व्स का यही काम होता है कि वाल्व्स इंश्योर करता है कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो में ना चल जाए, यानी कि बैकवर्ड फ्लो ना करने लगे। चलो अभी देखते हैं, तुम लोग को अभी बताते हैं क्या क्या चीज़ अभी मैंने बोला। देखो क्या है कि हम लोग के हार्ट में ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड। देखो क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो कहाँ से आया, तो वो लेफ्ट एट्रियम से आया। यहाँ देखो एरो इंडिकेट कर रहा है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट आर्टरियम के अंदर आएगा, तो जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, जो कि लेफ्ट आर्टरियम हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि सिकुड़ेगा। और जैसे ही वो सिकुड़ेगा तो ब्लड जो पार्ट होता है, जो ऊपर ऑक्सीजन रिश्ता, वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा, ठीक है, नीचे जाएगा। और यहाँ पर ही बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, जो कि वी शेप लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों के बीच में देखना वही चीज़। तो वो काम करता है कि ब्लड नीचे तो आ गया, लेकिन अगर जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, वो देखो सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अब फिर करेगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर वाल्व नहीं रहता, तो वो ब्लड फिर लेफ्ट आर्टरी में चल जाता। तो उसी को रोकने के लिए वाल्व प्रेजेंट होता है कि कहीं पीछे की तरफ ना चल जाए। तो ये अब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो सीधे चल जाएगा हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट में विद द हेल्प ऑफ क्या, बोलो, वो आरोटा के थ्रू हम लोग के बॉडी में पूरा का पूरा चल जाएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक गलती बोल दिया था। चलो तो क्या हुआ, सबसे पहले अब देखें हम लोग कि लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आया, देन वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो नीचे आ गया, फिर वो रिलैक्स कर लिया,
फिर वाल्व्स इंश्योर कर रहा है कि ब्लड फिर से बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, तब वो चला गया तुमको हम लोग के बॉडी पार्ट्स में आरोटा के थ्रू, और देन वो रिलैक्स कर लिया। ठीक है, आरोटा के थ्रू वो हम लोग के पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो गया। सर्कुलेट होने के बाद जितना भी अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया जो कि हम लोग से, तो वो अब देखो क्या हो गया कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया यानी कि CO2 रिच ब्लड हो गया, वो कहाँ से आया, वो राइट आर्ट्रियम से आया। कहाँ से आया, तो राइट आर्ट्रियम से आया, और उसके देन वो फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, यहाँ पे भी वाल्व प्रेजेंट होता है ताकि वो इंश्योर करे कि पीछे की तरफ फ्लो ना करे। फिर जब राइट वेंट्रिकल में आ गया तो वो रिलैक्स हो गया राइट आर्ट्रियम, और राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट कर, देन वो लंग्स के पास चल जाएगा, और फिर वहाँ से वो प्यूरीफाई होने के लिए चल जाएगा ताकि वो फिर से ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाए, और देन यही प्रोसेस बार बार चलते रहेगा। ठीक है, अब नीचे जो लिखा है वर्किंग ऑफ आवर हार्ट, ये वैसे का वैसा ही है जो कि मैंने तुम लोग को बताया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड पहले लंग्स से आया तुमको कहाँ पर, तो थिन अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से हम लोग का ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया अंदर। अब देखो, अब सेकंड हम लोग ने क्या पढ़ा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और नेक्स्ट चैम्बर में भेजता है जिसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन वो रिलैक्स कर जाता है। सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ब्लड उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा क्या होता है, तो व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हम लोग के बॉडी पार्ट में चला जाता है। फिर डीऑक्सीनेट ब्लड कम होता है हम लोग के बॉडी से अपर चेम्बर ऑफ द राइट आर्ट्रियम, और देन वो रिलैक्स करके नीचे पहुंचा देता है। फिर राइट वेंट्रिकल उसको पंप करके लंग्स के पास पहुंचा देता है। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वाई वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल, वेंट्रिकल जो है यानी कि जो वेंट्रिकल होता है, देखो यहाँ पर वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल राइट एट्रियम का वेंट्रिकल का बात हो रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम था, तो वो सारे बॉडी पार्ट पे पहुंचा रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर लग रहा है, इसलिए उसका मस्कुलर वॉल्स जो होता है वो थिक होता है यानी कि मोटा होता है। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू डिफरेंट ऑर्गन्स दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द एट्रिया डू। ठीक है, बात समझ गए, आर्ट्रिया से वो थिकर होता है मसल, क्योंकि उसको हर बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट ऑर्गन्स में उस ब्लड को पहुंचाना रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक हो गया। अब देखें आगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे वाल्व्स के बारे में मैंने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड क्या हेल्प करता है हम लोग के हार्ट में। जैसे कि अभी तुमने हार्ट का डायग्राम देखा था तो उसमें दो तरफ अलग अलग था, एक तो सबसे पहले आने के बाद वो बॉडी पार्ट में चल जाता था, और दूसरा वो बॉडी पार्ट से आने के बाद लंग्स में चल जाता था। दोनों को अलग अलग इसलिए रखा गया है। देखो क्या लिखा है, द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों लोग को अलग करने का एक कारण है जो कि है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग, यानी कि एक साथ मिक्स होने से वो उसको रोकता है, जो कि बहुत बड़ा मेजर प्रोसेस है। और यही सेपरेशन अलाउ करता है हाई एफिनिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो कि एक तरफ पूरा ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि हम लोग के पूरे बॉडी में वो जाता है, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो जाता है। और यही यूजफुल होता है एनिमल्स में जिसके पास हाई एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे बर्ड्स, मैमल्स हो गए, ये सबको कॉन्स्टेंटली यानी कि कॉन्स्टेंटली उन लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। चलो बहुत बढ़िया, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को मिक्सिंग करने से ये रोक सके। सेकंड कि अगर ये सेपरेशन सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पर अच्छे से ऑक्सीजन का सप्लाई हो जाता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड इसमें रहता है इसलिए। और जहाँ जिस जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, इन सबको हाई एनर्जी नीड की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इसीलिए इन लोग को यूज़फुल रहता है इन लोग के लिए कि अलग अलग दोनों तरफ मिक्सिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट साइड लेफ्ट साइड अलग अलग है इसकी वजह से। चलो, और ताकि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक उठता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। क्वेश्चन उठ जाता है ये दोनों पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना। तो डबल सर्कुलेशन क्या है कि जो हम लोग का ब्लड है वो हार्ट में ट्वाइस, मतलब यानी कि 2 बार एक साइकिल में आया है। कैसे, एक बार तो सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर देन वो बॉडी पार्ट्स में चला गया, और ये कितना हुआ, एक बार हुआ। देन उसके बाद जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो तुम्हारे राइट आर्ट्रियम से घुस के राइट वेंट्रियम में आता है, और देन वो लंग्स में चल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये तुम्हारा सेकंड टाइम हुआ, एक ही साइकिल ये पूरा होता है। ठीक है, एक साइकिल होता है, इसमें 2 बार ब्लड हम लोग के हार्ट में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ट्रैवल करता है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है,
बहुत सिंपल था, वही लिखा है कि ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स यानी कि ऐसा जानवर या फिर ऐसा इंसान जिसके पास बैकबोन होता है, ठीक है। और बैकबोन तो तुम अभी पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में कि क्या है। तो यही था डबल सर्कुलेशन। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो वही चीज़, यहाँ पे एक तुमको फिगर मैंने दे चुका हूँ, इसको तुम प्रैक्टिस कर लेना। तो यहाँ पे वही चीज़ें, नीचे कैपिलरीज़ है, ऊपर लंग्स कैपिलरीज़ है, और ये तुमको यही पूरा डायग्राम है, देख लेना। बीच में लंग्स है, जब हार्ट है बीच में, तो वहाँ से वो ट्रांसफ़र करके लंग्स में देता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और देन वो ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो देन फिर हार्ट में आ जाता है लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें 3 हम लोग ने पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और देन हम लोग ने पढ़ा था प्लेटलेट्स क्या होता है। तो यहाँ पर भी अब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल कौन कौन से हो गए। तो ब्लड वेसल्स यानी कि एक ब्लड का पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के टाइप्स हम लोग को पढ़ने हैं, जो कि पहला है आर्टरीज, सेकेंडली वेन्स, एंड थर्डली कैपिलरीज। ये तीनों क्या होता है अभी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आर्टरीज एक ऐसा ट्यूब वेसल होता है जो कि ऑक्सीजन रिच जो कि ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी कि देखो, इसको तुमको सिंपल ट्रिक में बता रहा हूँ। ए आर्टरीज है, तो आर्टरीज में ए आता है, ए से याद रख लो, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर जाता है, ठीक है। तो आर्टरीज एक ऐसा वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके और कहाँ, हम लोग के बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाता है। वेन्स क्या करता है, उसका अपोजिट, यानी कि हम लोग से डिफरेंट ऑर्गन से वो ब्लड को कलेक्ट करके और देन उसको कहाँ पे, हार्ट पे वापस लाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरीज का क्या काम होता है। तो कैपिलरीज एक ऐसा स्मॉल वेसल है जिसका वॉल्स बहुत ज़्यादा थिक होता है, 1 सेल थिक होता है, इसको कैपिलरीज कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग्स में और ब्लड के बीच में, ठीक है। अब देखो, यहाँ से नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लेटलेट क्या होता है। तो प्लेटलेट तो जान गए कि ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड एट द पॉइंट्स ऑफ इंजरी, यानी कि जहाँ पे तुमको इंजर्ड हो चुके हो वहाँ पे तुम्हारे को क्लॉटिंग करने के लिए प्लेटलेट्स काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के बारे में बताया गया है कि टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ क्या होता है। तो टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ एक ऐसा चीज़ होता है जो कि तुम्हारा पोर्स होता है, ठीक है। रुको, मैं बता रहा हूँ टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ क्या हो रहा है। देखो, कान खोल के अच्छे से सुन लेना, इसमें डाउट रहता है सब लोग को। तो जो पोर्स प्रेजेंट होता है हम लोग के कैपिलरीज में, सुनो, कैपिलरीज के अंदर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो प्लाज्मा, प्रोटीन और भी ब्लड सेल होते हैं, वो उससे एस्केप हो जाते हैं, यानी कि उस पोर से वो निकल के और अपना ही कुछ इंटरसेलुलर स्पेस बना लेते हैं इन द टिश्यू के अंदर में, जो कि फॉर्म क्या कर देते हैं, एक टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ को फॉर्म कर देते हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझना, यानी कि लिम्फ एक ऐसा मतलब तुमको एक ऐसा फॉर्म टिश्यू है जो कि कैसे होता है, जब पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कैपिलरीज के वॉल्स में, वो अपने अंदर से प्लाज्मा को, प्रोटीन्स को और ब्लड सेल को एस्केप कर देते हैं, यानी कि उसमें से निकल जाता है और देन वो अपना ही एक कोई इंटरसेलुलर स्पेस बना लेते हैं, और जिसको क्या दिया गया है, वो फॉर्म कर देते हैं क्या, तो टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ कर देते हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। टिश्यू एक कलरलेस और कंटेन करता है लेस प्रोटीन, ठीक है। टिश्यू एक कलरलेस लाइक मटेरियल होता है जिसके पास अपना कोई भी कलर नहीं होता है और वो उसके पास बहुत ही कम प्रोटीन होता है, ठीक है। लिम्फ कैरीज क्या करता है, तो लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। लिम्फ कैरी क्या करता है, तो डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। लिम्फ कैसा, कलरलेस होता है और लेस प्रोटीन को भी कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ना है हम लोगों को कि ट्रांसपोर्टेशन। अब आ जाओ एकदम, मतलब अब तुम्हारा लास्ट से एक पहले बस टॉपिक अब बाकी रह गया है तुमको, ट्रांसपोर्टेशन। देखो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। तो अभी हम लोग ने ये न्यूट्रिशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से हम लोग ने पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोग ने, फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से पढ़ा इन ह्यूमन बीइंग, एंड देन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आखिर सब चीज़ का हम लोग को प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है इस चैप्टर को, लेकिन बहुत इजी तरीके में मैं लेकर आ चुका हूँ तुम लोग के लिए अपने नोट्स के रूप में। चलो अपने बोर्ड में टॉप करना है सब लोग को। चलो तो अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग का 2 तरह से हो सकता है। एक तो सबसे पहले वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होना, और दूसरा हम लोग का फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना या फिर अदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना हम लोग के प्लांट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम लोग के प्लांट्स में, और देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जाइलम, ये
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो जाइलम टिश्यू करता है, ठीक है। ये तो जानते हैं कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम टिश्यू करता है। कैसे करता है अब हम लोग को ये डीपली समझना है। देखो क्या होता है ना कि जो हमारा रूट्स होता है प्लांट्स का, उसके सराउंडिंग में सॉइल होता है, ठीक है। सॉइल क्या होता है? सॉइल में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रूट्स होता है, रूट सेल जो होता है वो कांटेक्ट में किसके होता है? तो सॉइल के कांटेक्ट में होता है, जो कि मिट्टी में से जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो उसको एक्टिवली लेने लगता है। क्या लेने लगता है? तो आयंस को लेने लगता है, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है कॉन्सेंट्रेशन में। देखो क्या कह रहा है ना कि जो मिट्टी में आयंस है वो तुमको ये जो तुम्हारा प्लांट का रूट है वो उसको खींचने लगता है अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से किसके किसके बीच में? तो रूट्स और सॉइल वाटर के बीच में। जो सॉइल होता है वो ऐसा मॉइस्चर ही रहता है, तो वहाँ पर आयन, ठीक है। अब मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से तुम लोग को समझाने जा रहा हूँ, तो अच्छे से अब सुन लो इसको। देखो क्या होता है ना कि रूट्स में रूट्स जो होता है और सॉइल होता है, ये दोनों एक तरह से जुड़े हुए रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। और सॉइल के पास आयन होता है और सॉइल एक मॉइस्चर में रहता है, यानी कि सॉइल के पास वाटर प्रेजेंट रहता है। तो क्या होता है ना कि जो तुम्हारा रूट्स है उसके पास तो आयन है नहीं, उसके पास तो वाटर है नहीं, जब वो गड़ता है तो उसी समय थोड़ी आते हैं। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है कि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रैवल करता है, तो यहाँ पे भी वही होता है कि जो अगर ऊपर में तुम्हारे वाटर नहीं है तो वो क्या करता है? आयंस नहीं है तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो जो वहाँ पे आयंस है और जो वाटर है, वाटर मेनली सुनो, वाटर जो है वो सीधे कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चल जाता है और रूट्स में चल जाता है, वो वाटर रूट्स में चल जाता है। तो बस यहीं तक कभी हम लोग को पढ़ना था। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वो रूट से बाकी पार्ट्स में कैसे जाता है। तो रूट्स तक समझ के कैसे जाता है, तो ये हम लोग को इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्टीडी मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम मूवमेंट ऑफ वाटर है इनटू द रूट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अब देखो रूट्स तक तो आ गया और रूट थोड़ा थोड़ा उठने लगता है वो। तो कैसे उठता है? तो वो ट्रांसपिरेशन की मदद से उठता है, यानी कि जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपवर्ड मूवमेंट दिखाने लगता है वाटर, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व्ड इट इन द फॉर्म ऑफ रूट्स टू द लीव्स, ठीक है। तो जो रूट्स में वाटर पहुंच गया था वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अब ऊपर जाने लगा था, ताकि वो हर लीव्स और पार्ट्स में प्लांट के पहुंच सके, ठीक है। यही चीज़ था तुम्हारा ट्रांसपिरेशन, और इस तरह से वाटर तुम्हारा पूरा का पूरा प्लांट सेल में पहुंचता है। अब हम लोग जानेंगे कि फूड मटेरियल और अदर सब्सटेंस कैसे ट्रेवल करते हैं हम लोग के प्लांट्स के अंदर, तो चलो वो जानते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो देखो क्या है ना कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था वो कर रहा था जाइलम टिश्यू, बट यहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्लोएम टिश्यू। और जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो फूड का ट्रांसफ़र हो रहा है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि फोटोसिंथेसिस का यानी कि जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट हो गया, फूड मटेरियल हो गया, वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है क्या? एम्यूनो एसिड, जैसे कि फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो एम्यूनो एसिड ट्रांसपोर्ट करता है और भी अदर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होता है ये सब स्टोरेज ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाता है। कौन कौन सा स्टोरेज ऑर्गन है? जैसे कि रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, तो ये सब चीज़ में जाके वो स्टोर हो जाता है एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। अब देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, यानी कि फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे हो रहा है ये हम लोग को आगे क्लासेस में पढ़ना है। बस तुम लोग को अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है? तो ये सीव ट्यूब के अंदर होता है। और इस किसका हेल्प लेता है? तो कंपेनियन सेल का हेल्प लेता है, ठीक है। बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो क्या है ना कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम टिश्यू करता है, वो तुमको सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शन में करता है, यानी कि एक बार नीचे से ऊपर बस। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। चलो अब इसके साथ तुम्हारा हो चुका है ट्रांसपोर्टेशन भी पूरा क्लियर टॉपिक। अब हम लोग को लास्टली टॉपिक पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है हम लोग को कि ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स में कैसे होता है, ठीक है। बहुत ही अब बस 10-15 मिनट का लेक्चर और बाकी रह गया है, ये भी तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हम लोग का ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या कौन कौन सा चीज़ होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? तो सबसे पहले होता है एक पेयर ऑफ किडनी होता है,
फिर एक पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है, एक यूरिनरी ब्लेडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। ये सब क्या होता है अभी बता रहा हूँ तुम लोग का, ये सब का फंक्शन भी बता रहा हूँ। अब देखो एक यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द अर्थवर्म क्या होता है। तो एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द अर्थवर्म होता है नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया एकदम याद रख लेना तुम लोग। और ये किससे करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अपने मॉइस्ट स्किन से भी करता है, ठीक है। तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी पार्ट कौन सा हो गया, तो नेफ्रीडिया हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर वर्क कैसे करता है हम लोग के ह्यूमन बॉडी में। तो क्या होता है ना कि यूरिन जो होता है, पेशाब होता है, वो किडनी में जाके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। किडनी से वो यूरिन प्रोड्यूस होता है और देन वो यूरेटर यानी कि 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से पास होके तुमको यूरिनरी ब्लेडर तक जाता है। तो उसी से वो पास होता है और यूरिनरी ब्लेडर में आ जाता है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड, जहाँ पे वो स्टोर्ड होता है, अनटिल इट इज़ रिलीज, जब तक वो चीज़ तुम्हारे यूरेथ्रा से निकल ना जाए, ठीक है। आप देखो क्या होता है कि यूरिन प्रोड्यूस कैसे हो जाता है, कैसे होता है यूरिन प्रोड्यूस, ये हम लोग को जानना है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया हम लोग के बॉडी में जो क्रिएट होता है, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, जो रिमूव करना ज़रूरी होता है, जो रिमूव होता है फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज, जो कि किडनी में जाके ब्लड से रिमूव हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट विच इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। यानी कि देखो पूछ सकता है कि नेफ्रॉन क्या होता है, तो ईच किडनी हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। तो हर किडनी के पास, यानी कि हम लोग के पास कितना किडनी है, तो अब पेयर ऑफ किडनी है, यानी कि 2 किडनी होता है, तो उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट है, जो कि लार्ज नंबर यानी कि बहुत सारे फिल्टर करने वाले यूनिट्स होते हैं, जिसको कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। Some substance in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt as a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। क्या होता है ना कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको तुम रिमूव नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आगे जानेंगे हम लोग। तो जो इनिशियल फिल्ट्रेट में क्या होता है कि ग्लूकोज, एम्यूनो एसिड हो गया, साल्ट हो गया, फिर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर को पहले से ही हटा लिया जाता है, साइड कर लिया जाता है, ठीक है। और जो यूरिन होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब उस ट्यूब के द्वारा ट्रांसफ़र होकर यूरिनरी ब्लेडर में आके स्टोर हो जाता है। अब देखो नेफ्रॉन क्या होता है, तो नेफ्रॉन एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन है, ऑफ किडनी है, सॉरी माय मिस्टेक। तो नेफ्रॉन एक क्या था, तो सबसे पहले 2 डेफिनेशन यहाँ से तुम कुछ भी बना के लिख सकते हो कि हर किडनी के पास एक लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होता है जिसको नेफ्रॉन कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हो कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब देखो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को काम करता है, ठीक है। जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जा रहा था कि जो फिल्ट्रेशन हो जा रहा था जिसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, ये सब चीज़ अलग हो जा रहे थे, तो ये किसकी हेल्प की वजह से हो रहे थे, तो नेफ्रॉन की वजह से हो रहे थे, जो कि कहाँ पे कहाँ पर होता है ये सब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेफ्रॉन के भी अंदर कहाँ पे, तो बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, तो ये अभी तुम लोग को इसका मैं डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूँ। फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। अब देखो अभी डायग्राम दिखा रहा हूँ इसका, तो यही है नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मैंने तुम लोग के लिए तैयार करके रखा हुआ हूँ इसमें। तो सबसे ऊपर में तुम लोग को दिख रहा होगा बोमन्स कैप्सूल है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है वेयर ब्लड इज फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ पर है, तो वो भी बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ पे तुमको दिख रहा है। तो जो रेनल आर्टरी है ब्रांच ऑफ, वो कहाँ से ब्लड को लेकर आ जाती है बोमन्स कैप्सूल में, वहाँ से वो फिल्ट्रेट होता है और इतने सारे वो पाइप से गुजर के कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल हो गया उसको तुमको डक्ट में कलेक्ट करके और देन वो यूरेटर से, सॉरी वो फ़ोन आ गया था, तो वो यूरेटर से उसको यूरिनरी ब्लेडर में ट्रांसफ़र कर दे रहा था, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो नेफ्रॉन भी अब तुम्हारा ख़त्म ही होने जा रहा है। तो वो क्या क्या फ़िल्ट्रेट कर देता है, तो वो सबसे पहला तो एमिनो एसिड को, ग्लूकोज को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, साल्ट को और वाटर को, सबको फ़िल्टर करके अलग कर लेता है, ठीक है। और यही प्रोसेस को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो रीअब्जॉर्प्शन मैंने तुम लोग को बता दिया। अब क्या है, यूरिन है। यूरिन एक ऐसा फिल्ट्रेट है जो कि रिमेन मतलब अलग हो जाता है जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो यूज़फुल सब्सटेंस थे उसको तो हम लोग ने अलग कर लिया, लेकिन जो यूज़फुल सब्सटेंस नहीं है उसको और अलग कर दिया गया ताकि वो यूरिन के फॉर्म में हो जाए। तो यूरिन के फॉर्म में उन्होंने क्या अलग किया होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। यूरिया किया होगा और यूरिक एसिड किया था, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है,
तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन होता है, तुमको जो एक्सेस वाटर हो गया उसको ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसको अलग कर देना, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सक्रीशन। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो कि लीव्स में स्टोर्ड होता है, वो जब लीव्स पत्ते झड़ जाते हैं तब उसके साथ वो वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गया जो कि स्टोर्ड होता है रेजाइंस और गम्स में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, ये एक दो पार्ट होते हैं जहाँ पे स्टोर्ड होता है वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं और देन ये वहीं से ख़त्म हो जाते हैं। फिर प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल एंड देम अराउंड देम, तो प्लांट्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रूट्स के थ्रू सॉइल में इंजेक्ट करके वो भी ख़त्म कर देती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा एकदम टॉपिक यहाँ पे सब चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब बस तुमको दो ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो कि कॉन्सेप्ट है जो कि तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। इन दोनों से भी कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो लास्ट टॉपिक अब हम लोग का आ रहा है, तो अब यहाँ से लास्ट टॉपिक आ रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। तो आर्टिफिशियल किडनी उस आदमी को पड़ता है जिसके पास ये किडनी जिसका ख़राब हो चुका है, ठीक है। अगर किडनी ख़राब हो जाएगा तो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, जो कि हम लोग के ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए उसको सुधारने के लिए यहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी का प्रयोग किया जाता है, एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको हमारे ब्लड से अलग किया गया है थ्रू डायलिसिस, और इसी को हम लोग प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल किडनी समझ गए। तो आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसा डिवाइस है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है ब्लड से थ्रू डायलिसिस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हेमोडायलिसिस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो एक ऐसा फोर्स जो कि अपने वेसल की वॉल्स के अगेंस्ट लगता है फोर्स, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। सुनते हो ना कि इसका बीपी हाई है, इसका बीपी लो है, तो वो कैसे होता है, तो वो ब्लड प्रेशर के थ्रू होता है, वह उस फोर्स के थ्रू होता है जब ब्लड तुम्हारे को स्ट्राइक किया अगेंस्ट एक्सर्ट्स प्रेशर करता है अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ वेसल, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। तो यहाँ पे बायोलॉजी में इसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अच्छा भैया, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या हो गया, तो जो प्रेशर ऑफ ब्लड है जो कि आर्टरीज के अंदर होता है, ठीक है। प्रेशर का किसके अंदर होता है, वेंस के थ्रू, वेंस के अंदर नहीं होता है, आर्टरीज के अंदर होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्लड का, तो अब फिर उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, उस चीज़ को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, यानी कि आर्टरी के अंदर जब सुनो जो प्रेशर होता है ब्लड का ना, जो आर्टरीज के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और यही प्रेशर आर्टरीज के अंदर जब रिलैक्स करता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। बहुत सिंपल टर्म है, एकदम अच्छे से समझो कि जब प्रेशर ब्लड जो होता है, प्रेशर ऑफ ब्लड होता है, वो आर्टरीज के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और जब वही प्रेशर आर्टरीज के अंदर जब रिलैक्सेशन होने के दौरान होता है तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलो अब इसका नॉर्मल को जान लेते हैं, जो कि होता है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट दिस इज कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। इस टर्म को तुम लोग को याद करना पड़ेगा। उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 120 mm बाय में 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो जो 120 mm ऑफ Hg है उसको क्या कहते हैं, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो 80 mm ऑफ Hg है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपल है, और इन्हीं दोनों के रेशियो को कहते हैं क्या, नॉर्मल वैल्यू। तो इसी के साथ तुम लोग का चैप्टर हो चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा खल्लास फिनिश, और तुम लोग का लाइफ प्रोसेस में अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई भी डाउट है तुम लोग को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करो। इस चैनल को सपोर्ट की तुम लोग की बहुत ज़रूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अपने सारे दोस्तों के पास इसको शेयर करके ज़रूर कहो कि इसको पढ़ने के बाद तुम्हारा डाउट एक भी नहीं बचेगा। शंकर भैया से जाके पढ़ लो भाई की पढ़ाई, ठीक है। तो मेरे साथ हमेशा मेरे को सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी वीडियो और बनाते रहूं और तुम लोग के साथ अपना भी रिवीजन करता रहूं। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, और अपना ख्याल रखो और ऐसे ही मेरे साथ फोड़ने के लिए तैयारी में लगे रहो। चलो ठीक, बाय बाय।